जो पूर्व में बनी हुई है वो बन सकती है, लेकिन वेटलैंड के अंदर कोई सरकारी पैसा लाने के बाद किसी भूमि का निर्माण कार्य नहीं हो सकता। वेटलैंड का एक इशू और भी है, हाईकोर्ट में उसको लेकर आई है, लगभग 8 साल से पेंडिंग है। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, 100 एकड़ से ऊपर 150 करोड़ की यूनिवर्सिटी है, पूरी पूरी वेटलैंड में आवंटित करने वाली निकल गए थे 50 एकड़ लैंड, बाद में 100 एकड़ हो गई। तो वेटलैंड के इशू बहुत सारे हैं। वेटलैंड पे बहुत सारे स्ट्रक्चर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आवास हैं, उन पर सत्ताधारी और विपक्ष के कुछ नेताओं ने कब्जा किया हुआ है। तो मुझे लगा कब्जा कैसे हो सकता है, आवंटन हो सकता है, कब्जा तो सरकारी संपत्ति पे करना आसान नहीं होता। तो उसके संबंध में जो हमने खोज पड़ताल की तो एक दस्तावेज हमारे हाथ लगा, इंटरनल डॉक्यूमेंट है, उसमें साफ साफ लिखा है कि ये आवास विधायकों को आवंटित हैं। ये कब आवंटित हुए इसकी जानकारी हमारे संज्ञान में नहीं है। अब ये कौन सी प्रक्रिया है जो इंटरनल डिपार्टमेंट को भी नहीं पता कि इनका आवंटन कब हुआ, किस प्रक्रिया के तहत हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, या ये तो खुद बता दें इसमें क्या दिक्कत है। आप ये बताइए कि अगर आप किसी आवास में रहते हैं और वो आवास आपको किसी भी विभाग, प्राइवेट संस्था कहीं से भी आवंटित है, तो उसके संबंध में जानकारी देने में दिक्कत क्या है। हो सकता है हम गलत हो सकता है हम भी गलत। ऐसा है कि कोई भी इंसान 100% सही नहीं हो सकता। अगर मैं गलत हूँ तो मैं कहूँगा कि हाँ साहब, मैंने आपके संबंध में जो जानकारी जुटानी चाहिए थी वो आधी अधूरी थी, मुझे गलत जानकारी मिली, और गलत मिली तो उसको पहले आप विभागों में ठीक कराइए, क्योंकि विभाग जो जानकारी उपलब्ध करा रही है उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। अगर कोई सरकारी विभाग मुझे कोई दस्तावेज उपलब्ध कराता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकारी विभाग की है। जिस जो जानकारी आपको अभी मिली है, तो क्या उसके हिसाब से ये अवैध कब्जे हैं? देखिए, अभी तक उनके पास ये जानकारी नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी प्रक्रिया में कोई लोचा है। वो लोचा भी समझना पड़ेगा, उसके लिए भी एक विस्तृत आरटीआई लगा दी गई है, और लगाई हुई काफी दिन हो गए लगाए हुए, उसका जवाब आना बाकी है। और जवाब आने के बाद मैं माननीय उच्च न्यायालय की शरण लूंगा, कि सरकार को हम इसके संबंध में कई बार बता चुके। अभी पुनः फिर मैं अवगत कराऊंगा कि जिनके पास भी सरकारी आवास देहरादून में कहीं भी आवंटित है, तो उनको यहाँ सिंचाई विभाग के आवास जो है वो किस आधार पर आवंटित हुए इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध कराए, नंबर 1। नंबर 2, ये कौन सी नियमावली है शासन की जिसके तहत सिंचाई विभाग के बंगले गैर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को या नेताओं को दिए गए। अगर ये सिंचाई विभाग के किसी अधिकारी के पास होता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के होता, किसी अन्य के पास होता, किसी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी के पास होता, तो तब भी ये माना जा सकता था कि विभाग ने विभाग के तहत इनको विभागीय अधिकारी होने के कारण दे दिया। लेकिन ये प्रक्रिया साफ होनी चाहिए, और अगर उन लोगों के पास देहरादून में भी आवास आवंटित है तो ये आवंटन बिल्कुल गलत है, इसकी प्रक्रिया निरस्त होनी चाहिए। और अगर इनके पास देहरादून में आवास नहीं भी है और यहाँ भी आवंटित है तो ये प्रक्रिया साफ होनी चाहिए, क्योंकि सभी जनमानस के, पत्रकारों के, सबके जहन में ये सवाल है कि ये आवंटन किस प्रक्रिया के तहत हुआ है। इसकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाना अति आवश्यक। आपने जानकारी दी है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया हो कि भाई सिंचाई विभाग के मैं किसी से दस्तावेज को जारी करूं, लेकिन अभी समय आने पर मैं वो दस्तावेज भी जारी करूंगा जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया है कि ये वेटलैंड है, वेटलैंड में निर्माण कार्य नहीं हो सकता। इन सिंचाई विभाग की कोठियों का निर्माण कार्य किस पैसे से किया गया, इसको किए जाने के पीछे क्या आवश्यकता थी, रुड़की में सिंचाई विभाग की कोठियां बनाए जाने की आवश्यकता क्या थी, करोड़ों रुपए यहाँ लगाए गए, क्यों लगाए गए। आपका कहना है कि पत्रकार जो है वो चौथा स्तंभ है। जब 3 स्तंभ बहुत शक्तिशाली हैं और गरीबों की, आम आदमी की मदद करने में उन लोगों को अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके वो उनकी मदद करते, तो भाई हम भी तो चौथा स्तंभ हैं। हम अपने आप को चौथा स्तंभ क्यों कहते हैं? फिर हटाओ आप इतिहास के पन्नों से कि हम चौथा स्तंभ हैं। अगर हम चौथा स्तंभ हैं तो हमें भी किसी गरीब आदमी की जनहित के मुद्दों की बात करनी है तो हम अधिकारी को डंके की चोट पे फोन करेंगे और नेता को भी फोन करेंगे कि इसकी मदद करो, क्योंकि हमारे घर के कोई खनन के पट्टे या व्यापार या कोई हमारी इंडस्ट्री ऐसा कुछ नहीं चल रहा जिसके लिए हम अपने निजी बेनिफिट के लिए फोन करते हैं। अगर किसी मोहल्ले में झगड़ा हो गया और एक पत्रकार कहता है कि साहब यहाँ झगड़ा हो गया, एक पक्ष सही है दूसरा पक्ष गलत है, तो ये हमारा फर्ज है, हम पुलिस को फोन करें, हम डीएम को फोन करें, हम एसएसपी को करें। आप हमारे अधिकार से हमें वंचित नहीं कर सकते, ये अधिकार पत्रकारों का है। अगर आप इस पत्रकार से वंचित करते हो तो फिर आप चौथा स्तंभ कहना छोड़ दो। अच्छा, शुरुआत में बताइए, मेरे पास पैसा है, मैं व्यापार करता हूँ, मेरी इंडस्ट्री भी होंगी, मेरे और भी काम होंगे,
मेरी सभी विभागों ने जांच भी कर ली। मुझ पर कई बार आरोप लगे कि आप ब्लैकमेलर हैं, आपके पास इतना पैसा कैसे आया। ईडी ने मेरी जांच की, इनकम टैक्स विभाग ने मेरी 6-6, 7-7 साल की स्क्रूटनी कर दी। मुझे बताइए कितने पत्रकारों की आज तक स्क्रूटनी हुई होगी 6-6 साल। क्या पत्रकार को आप भूखा नंगा, चप्पल रगड़ता हुआ, थैला लटकाए हुए यही पत्रकार देखना चाहते हैं? तो फिर नेता भी ऐसे ही होने चाहिए, फटा हुआ कुर्ता पजामा होना चाहिए, फटी हुई चप्पल होनी चाहिए और साइकिल पे चलना चाहिए। ये कोई मानक नहीं है कि कोई पत्रकार अगर अच्छा खाता पीता है, कमा लेता है और अच्छे रहन सहन में रहता है तो वो ब्लैकमेलर हो गया। ऐसा नहीं है। तो आपको किसी पत्रकार की हैसियत पूछने का अधिकार नहीं है। पहले आप अपने गिरबान में झांकिए आपकी हैसियत क्या है, वरना आपकी हैसियत हम आपको बता के रहेंगे।